बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेशन ट्रीडोफाइट्स के ऊपर होगा जी। कल भी हमने एक सेशन किया था ट्रीडोफाइट्स के ऊपर, सो दिस इज़ बेसिकली अ बैकअप सेशन कि कल वाले टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें। कल मैंने कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए ब्रायोफाइट और ट्रीडोफाइट्स के ताल्लुक को हमने देखा कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इसके अलावा हमने तीन जो थे ग्रुप्स ट्रीडोफाइट्स के डिस्कस कर लिए हैं। जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि ट्रीडोफाइट्स के अंदर चार ग्रुप्स होते हैं: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा। और उनमें से हमने तीन को कल डिस्कस कर लिया था। साइलोप्सिडा को हमने डिस्कस किया, इसका रिप्रेजेंटेटिव साइलोटम होता है, ये साइलोटम की स्ट्रक्चर है। फिर हमने फिनोप्सिडा का जो रिप्रेजेंटेटिव है इक्विसीटम, उसको डिस्कस किया था। एंड फाइनली वी डिस्कस्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टिरोप्सिडा जो कि एडियंटम है। तो इन तीनों को हमने कल वाले सेशन में डिस्कस कर लिया हुआ है। बुनियादी तौर पर पेपर ए के मुताबिक टिरोप्सिडा के उन्होंने दो रिप्रेजेंटेटिव लिखे हैं। तो वन दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे दैट वाज एडियंटम। सो एक रिप्रेजेंटेटिव रह गया टिरोप्सिडा का, दैट इज एक्चुअली मार्सिलिया। और आज के सेशन से मार्सिलिया को शुरू करूंगा। सो विद यस्टरडेज एंड टुडेज सेशन वी विल कंप्लीट आवर टिरोप्सिडास टॉपिक, टिरोफाइट्स चैप्टर। शुरू करते हैं जी मार्सिलिया से। अभी देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये टिरोप्सिडा का मेंबर है। ये एक जीनस है पूरा मार्सिलिया। और मार्सिलिया माइन्यूटा जो है, ये इसकी सबसे कॉमनेस्ट स्पीशी है। इसके बारे में दो चार बातें अगर करें तो इट ग्रोज पार्शली और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द वाटर, पानी के करीब मौजूद होता है। मुकम्मल तौर पर भी डूबा हुआ हो सकता है और पार्शली भी हो सकता है। ठीक है जी। अ, अच्छा, अब हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि टिरोप्सिडा में आके हेट्रोस्पोरी शुरू हो गई हुई है। तो जो हमने पहली एग्जांपल पढ़ी एडियंटम की, वो होमोस्पोरस था, बट दिस मार्सिलिया इज हेट्रोस्पोरस। और हेट्रोस्पोरस का केस अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा होगा कि अगर स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरस होगी तो गेमिटोफाइट हमेशा डाइशियस होगी, यानी मेल फीमेल गेमिटोफाइट्स अलहदा अलहदा होंगी। सो दिस एक्चुअली हैपेंस इन द केस ऑफ मार्सिलिया। जनरल स्ट्रक्चर पे अगर हम आए तो मैंने आपको बताया है कि राइट फ्रॉम द ट्रीडोफाइटा हमारी प्लांट बॉडी हमेशा स्पोरोफाइट रहेगी। मार्सिलिया के केस में इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, राइजोम एंड लीव्स। राइजोम मैंने आपको कल भी बताया था कि अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम कहते हैं। ठीक है जी। एंड रूट्स जो है मार्सिलिया के अंदर एडवेंटिशियस होती हैं, और लीव्स जो है वो कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड लीव्स को भी हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ऐसा लीव हो कि एक मेन एक्सिस के ऊपर दोनों साइडों पे छोटे छोटे लीफलेट्स मौजूद हैं, यानी एक से ज्यादा लीव्स अगर इकट्ठे मौजूद हो, तो हम ऐसे लीव्स को कंपाउंड लीव्स कहते हैं। अभी देखिए, मार्सिलिया के केस में जो लीव है उसकी पेटियोल लंबी होती है और उसके ऊपर चार लीफलेट्स लगे होते हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द मार्सिलिया। आप अगर इसकी बेस पे देखें तो जो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होगी, दिस इज एक्चुअली द राइजोम। ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है। और इससे ऊपर ये जो आपको लंबी लंबी वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं, ये बुनियादी तौर पर लीफ की पेटियोल्स हैं। आपने इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना कि भाई ये तो एक सीधा साधा वर्टिकल प्लांट उगा हुआ है, तो ये भी तो स्टेम का हिस्सा हो सकता है। नो, दिस इज एक्चुअली नॉट द स्टेम, ये लीव का हिस्सा है। ये जो आपको लंबी लंबी पेटियोल नजर आ रही है, और इसके टर्मिनल पे ये जो चार चार पत्ते आपको नजर आ रहे हैं, दे आर लीफलेट्स। दिस इज अनदर डायग्राम। अब ये पूरी तरह जो है वो लेबल्ड है। यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, नाउ दिस इज द राइजोम। ये जो नीचे मौजूद है अंडरग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती रहती है। इससे नीचे रूट्स निकलती हैं राइजोम्स से। ठीक है। और देखिए ऊपर को अगर हम जाएं तो राइजोम से पेटियोल निकल रही है, और ऊपर लीव्स मौजूद हैं, लीफलेट्स मौजूद हैं। आपको पता है कि पेटियोल जो है वो लीफ का हिस्सा होता है। चले, ये हमने थोड़ी सी बात कर ली। इसकी रिप्रोडक्शन जी वेजिटेटिवली ट्यूबर्स के थ्रू होती है। और अब यहाँ पे मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्ड यूज किया है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपने ये बात जहन में रखनी है कि जहां हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्ड यूज करेंगे, वहां ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू हो रही होगी, स्पोरोफाइट कर रही होगी, स्पोरोफाइट स्पोर्स बना रही होगी। So the process through which sporophyte will be producing spores and spores will be converted into the gametophyte, उस प्रोसेस को हम asexual reproduction बोल रहे होंगे। अब जी आपको पता है कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होगी। स्पोरोफाइट के ऊपर ना स्पोर लगेंगे। ये मैंने आपको अभी शुरू में बताया कि स्पोर्स होंगे दो तरह के, क्योंकि हम हेट्रोस्पोरी की तरफ आ गए हैं, यानी माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स जहाँ प्रोड्यूस हो रहे होंगे,
मेगास्पोर स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होंगे उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और मेगास्पोर जिसमें प्रोड्यूस होंगे उसका हम कहेंगे मेगास्पोरेंजिया। बोथ स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम सोराई। अच्छा, सोराई का लफ्ज भी हमने कल पढ़ा था इन केस ऑफ एडियंटम, कि ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है। ठीक है जी, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है, तो उनके लिए ये टर्म सोराई की यूज होती है। अब दोनों तरह के स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया भी और मेगास्पोरेंजिया भी जनाब, ये दोनों तरह के स्पोरेंजिया एक ही सोराई में प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद होते हैं। एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड इन हार्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये एक नई चीज आ गई है कि स्पोरेंजिया तो सोराई के अंदर ही है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, कि स्पोरेंजिया एक ग्रुप के अंदर है, हम उस ग्रुप को सोराई कहते हैं। यहां तक सब लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड होगी। लेकिन ये सोराई जो है ना जी, अब ये मार्सिलिया के केस में हार्ड फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, और उन फ्रूटिंग बॉडीज को स्पोरोकार्प कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्पोरोकार्प की ये कहाँ मौजूद होती है, एक दो लाइनें पढ़ लेते हैं। सो दिस स्पोरोकार्प इज अटैच्ड टू बेस ऑफ पेटियोल। बेस ऑफ पेटियोल, जहां से पेटियोल शुरू हो रही होती है जनाबे अली, ये स्पोरोकार्प वहां पे मौजूद होती है। हम देखते हैं कहाँ पे, जरा ऊपर जाएंगे, हम ये डायग्राम देखेंगे, ध्यान से देखिए। ये राइजोम के ऊपर आपको स्पोरोकार्प नजर आ रही होगी। नाउ नाउ यू सी, this is the rhizome, this horizontal part, and from here where the petiole is attached, right from there ये स्पोरोकार्प अटैच्ड है। तो जो बात हम वो उधर कर रहे थे कि स्पोरोकार्प लीफ की बेस से अटैच होती है, तो ये आपने देख लिया। सो ये ऑलमोस्ट जमीन के ऊपर प्रेजेंट होगी। अब देखिए इसके अंदर सुराए होंगे, सुराए के अंदर स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया भी हो सकते हैं और मेगास्पोरेंजिया भी हो सकते हैं, और उनके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होंगे। अब ये तो आपको माशाल्लाह पता ही है कि माइक्रोस्पोर जो हैं वो फीमेल मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, और मेगास्पोर जो हैं वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। अच्छा, ये स्पोरोकार्प जो है ना, इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत ज्यादा अरसा लेती है। अब हमने ऊपर पढ़ा ना जी कि ये हार्ड फ्रूटिंग बॉडी है, यानी काफी सख्त होती है, हार्ड फ्रूटिंग बॉडी। नाउ यू सी दिस, सो इट यूजुअली टेक्स अबाउट 2 to 3 years टू डाइहेसेंस, मतलब ब्रेक डाउन होने में, इसका ऊपर वाला गलाफ टूटने में 2 से 3 साल लगते हैं नॉर्मली, और 203 साल के बाद जाके स्पोर्स रिलीज होते हैं एक प्लांट के। तो जनाब स्पोर रिलीज होंगे, फिर स्पोर जर्मिनेट करेंगे, गेमिटोफाइट बन जाएगी। अभी आपको पता होना चाहिए दो तरह की गेमिटोफाइट बननी है सेपरेटली, मेल गेमिटोफाइट अलहदा, फीमेल गेमिटोफाइट अलहदा। अच्छा, अब बन गई स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट, तो मेल गेमिटोफाइट माइक्रोस्पोर से बनी, हमें पता है, समझ आ गई हमें। अच्छा, ये मेल गेमिटोफाइट के अंदर ना 2 एंथ्रीडिया होंगे। एंथ्रीडिया आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। सो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात, ये थोड़ी सी एडवांसमेंट यहाँ आई है, बात को समझ लीजिएगा जी, कि यहाँ पर जो मेल गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट है जनाब अली, मेल गेमिटोफाइट की जो डेवलपमेंट है, इट अकर्स विद इन द स्पोर वॉल, ये स्पोर के अंदर ही हो जाती है। अच्छा, फीमेल गेमिटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे जी, तो ये मेगास्पोर से बनती है, हमें पता है। और मेच्योर गेमिटोफाइट में एक आर्चिगोनिया होगा। अब देखिए ये एक डिफरेंस है मार्सिलिया के केस में, कि उसके मेल गेमिटोफाइट में एंथ्रीडिया 2 बनते हैं, लेकिन आर्चिगोनिया एक ही बनता है। सो ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सो एंथ्रीडिया बन गया, आर्चिगोनिया बन गया, दोनों मेल फीमेल गेमिटोफाइट्स बन गई। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो हमेशा से होता है। मेल स्पर्म्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फीमेल गेमिटोफाइट कीमोटैटिकली। बहुत बार हम ये बात कर चुके हैं कि ये अभी इनिशियल प्लांट्स हैं, इनको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। सो विद द हेल्प ऑफ वाटर दे सेंड केमिकल सिग्नल्स, the male part sends female part actually sends chemical signals towards the male sperms, and they are attracted chemotatically। फर्टिलाइजेशन होती है, oospore बनता है, और oospore कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट में। ये छोटा सा प्रोसेस है मार्सिलिया के अंदर फर्टिलाइजेशन का। इस बार मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया है, मैंने लाइफ साइकिल्स भी ऐड कर दिए हैं, तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप सब लोगों के लिए मजीद इजी हो जाएगा कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। चले, ये भी हो गया, आगे चलते हैं। ये इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल वही बातें जो मैंने इनिशियली की हैं। हम आगे हैं टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट
ग्रुप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ट्रीडोफाइट्स, हमारा आखिरी ग्रुप है लाइकोप्सिडा। इनिशियली मैंने आपको एक चीज कही थी कि जो सबसे पहले लीव्स बने थे वो लाइकोप्सिडा का एक ऑर्गेनिज्म है लाइकोपोडियम, उसके अंदर बने थे। सो एवोल्यूशन ऑफ लीफ अकर्ड इन लाइकोपोडियम, ये पॉइंट तो आपको पता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि लाइकोपोडिया का ही एक मेंबर है स्लेजिनेला, और उसके अंदर ही सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई थी। So two very interesting events of kingdom Plantae. The first one is the evolution of leaf, and the second one evolution of seed. They both occurred in kingdom like group Lycopsida. Evolution of leaf हुई Lycopodium के अंदर, और evolution of seed हुई स्लेजिनेला के अंदर। ये आपने याद रखना है। ये एक बड़ा डाइवर्स ग्रुप है जी। इसके कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो बड़े एंशियंट हैं, यानी वो बहुत पहले के हैं और अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म इसके सबसे एडवांस्ड हैं। तो ये आप थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर देखेंगे कि डिफरेंस है इसके अपने ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी। सो मैं जरा इसको शुरू करता हूँ। प्लांट बॉडी अगेंस्ट स्पोरोफाइट है, ठीक है जी, मान लेते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर जो हमें लीव्स देखने को मिलते हैं दे आर माइक्रोफिल्स। अभी देखिए ना, मैंने आपको बताया कि लीव्स की सबसे पहले जो एवोल्यूशन हुई वो लाइकोप्सिडा के अंदर हुई। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो लीव सबसे पहले बने होंगे वो माइक्रोफिल्स होंगे, एंड दे रिजेंबल द लीव्स ऑफ मोसिस। मोसिस आपको पता है ब्रायोफाइटा होते हैं। नाउ इट इज सेड हियर दैट दे रिजेंबल द लीव्स ऑफ मोसिस। अब लीव्स, मोसिस में तो लीव्स होते ही नहीं है, लीव्स तो इवॉल्व ही यहाँ आके हो रहे हैं, तो फिर ये क्या है एग्जैक्टली जी। मोसिस में लीव्स नहीं होते, लेकिन हमने ब्रायोप्सिडा जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि इनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फॉल्स लीव्स होते हैं। सो इनके जो माइक्रोफिल्स बने लाइकोपोडियम के अंदर आके, they were resembling basically with the leaves of mosses. So इसीलिए ना हम लाइकोप्सिडा को एक जनरल नेम भी देते हैं, हम इनको कहते हैं दे आर क्लामोसिस। एंड दे हैव रिप्रोडक्टिव लीव्स, उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। हमने ये टर्म पहले डिस्कस की हुई है, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्पोरोफिल की टर्म डिस्कस की हुई है। ऐसा लीव जिसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अटैच होती हैं उसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरेंजिया फॉर्म कॉन्स कॉल्ड स्ट्रोबेलाई। जी, इनमें जो स्पोरेंजिया होते हैं वो कॉन्स बनाते हैं, उन कॉन्स को स्ट्रोबेलाई कहते हैं। और लाइकोपोडिया के अंदर, लाइकोप्सिडा के अंदर दो तरह के स्पीशीज होंगी जी बेसिकली, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। ये जो होमोस्पोरस स्पीशीज है ना, ये बुनियादी तौर की इसकी बहुत पहले वाली स्पीशीज है, पुरानी, ये अबाओ अजदाद वाली स्पीशीज है, जैसे कि लाइकोपोडियम है। इसकी जो सबसे एडवांस्ड स्पीशीज है, या जो सबसे नई है, या जो मॉडर्न है, यूके यूएसए की रहने वाली है समझने के लिए, वो हेट्रोस्पोरस हैं जी। और उनकी एग्जांपल है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला को ही हमने एज अ रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस करना है। इसमें गैमेटोफाइट रिड्यूस हो जाती है और इट इज अंडरग्राउंड इन सम स्पीशीज। हम अभी तक जितनी भी हमने स्पीशीज पढ़ी हैं ट्रीडोफाइटा की, उनमें सब के अंदर ही जो गैमेटोफाइट थी वो अंडरग्राउंड थी। हमने जो इसका रिप्रेजेंटेटिव पढ़ना है दैट इज स्लेजिनेला। अब स्लेजिनेला में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होनी है, यहाँ पे मैंने आपको 2-3 मिनट की एक स्टोरी सुनानी है, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारा एक लिंक बन जाए पूरा, राइट फ्रॉम द ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म्स। देखिए, ब्रायोफाइटा जो है ये सबसे एंशियंट ग्रुप है प्लांट्स का, और जो ट्रीडोफाइटा है, सॉरी जो एंजियोस्पर्म्स है, वो सबसे एडवांस्ड ग्रुप हैं जी। जी, तो मैं कह रहा था कि एक हमारा सबसे एंशियंट ग्रुप और एक हमारा सबसे मॉडर्न ग्रुप। अब हमने ना एक सीक्वेंस में जाना है ब्रायोफाइटा से एंजियोस्पर्म्स की तरफ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रायोफाइटा में हमारे पास जो प्लांट बॉडी थी वो थी गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट के ऊपर छोटी सी स्पोरोफाइट लगती थी जो इनसिग्निफिकेंट थी, डिपेंडेंट थी। जब हम पहुंचेंगे एंजियोस्पर्म्स में, तो वहां पर प्लांट बॉडी हमारे पास होगी स्पोरोफाइट, और जो गैमेटोफाइट होगी वो इनसिग्निफिकेंट होगी, छोटी सी होगी, डिपेंडेंट होगी। यानी बिल्कुल उलट हो जाना उधर तक जाते जाते। ब्रायोफाइटा का सबसे जब हम एडवांस मेंबर जब हमने पढ़ा, जिसको हम ब्रायोप्सिडा का मेंबर कहते हैं, आई कांट रिमेंबर द नेम, तो उसमें हमने देखा कि स्पोरोफाइट पार्शली इंडिपेंडेंट हो गई है। एक ये थोड़ा सा चेंज आया। जब हम आए हैं ना ब्रायोफाइटा से ट्रीडोफाइटा में,
तो हमने देखा है कि प्लांट बॉडी जो है ना जी यकदम गेमेटोफाइट से चेंज होके स्पोरोफाइट हो गई है। तो एक मकसद हमारा हल हो गया है कि जो प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट हो गई है। लेकिन अभी भी आप लोग देख रहे थे, हमने 3 मेंबर पढ़े ट्रीडोफाइटा के, कि जो प्लांट की शुरुआत थी, जो शुरुआती दिन थे, उनमें शुरू गेमेटोफाइट से होता था प्लांट। समझिए बात को जरा, उनमें प्लांट गेमेटोफाइट से शुरू होता था, गेमेटोफाइट अंडरग्राउंड रहती थी और फिर बाद में प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट बन जाती थी। ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता ये होता रहा। फिर हमने ये देखा है कि टिरोप्सिडा में आके हमारे पास जो होमोस्पोरी थी वो भी हेट्रोस्पोरी में चेंज होगी, एक ये भी एडवांसमेंट आ गई। अब यहां से आगे पता है क्या होना है जी, स्लैजिनेला में जो प्लांट की पहली जनरेशन होनी है ना, वो गेमेटोफाइट के बजाय स्पोरोफाइट होनी है। यानी पहले 3 ग्रुप्स में हम ये देख रहे थे, पहले स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट आके उगती है और गेमेटोफाइट के ऊपर एक डोमिनेंट स्पोरोफाइट उगती है। यहां मजीद एडवांसमेंट आ जाएगी। पहली जो जनरेशन होगी, पहली जो जनरेशन होगी वो स्पोरोफाइट होगी और उसके ऊपर गेमेटोफाइट लगेगी। कैसे लगेगी आइए देखते हैं। और इससे मजीद आगे एडवांसमेंट चलती जाएगी जब हम जाएंगे जिम्नोस्पर्म्स में या एंजियोस्पर्म्स में। अच्छा, तो इसकी जनरल स्ट्रक्चर जो है ना जी, दिस इज डिवाइडेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। स्टेम प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट मैं आपको बता चुका हूँ, वो स्टेम जो जमीन के साथ साथ मौजूद है उसको प्रोस्टेट कहते हैं। तो ये देख लीजिए, साथ ही स्टेम का जो मेन एक्सिस है वो जमीन के ऊपर जो है वो लेटा हुआ है। ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द मेन स्टेम, और मेन स्टेम से ब्रांचेस ऐसे निकलती हैं, ये देखिए मेन स्टेम और उससे जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं। अच्छा, ये तो होगी स्टेम की बात। राइजोफोर एक और स्ट्रक्चर है। नाउ राइजोफोर इट अराइजेस फ्रॉम द स्टेम, इट इज लीफलेस एंड इंटरमीडिएट बिटवीन स्टेम एंड रूट। रूट्स अराइज फ्रॉम द राइजोफोर। चलें समझ लेते हैं कि राइजोफोर क्या है। ये जनाबे अली अब पहली बार हम टर्म पढ़ रहे हैं पूरे ट्रीडोफाइटा के अंदर। ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके बारे में हम कहते हैं दिस इज एक्चुअली इंटरमीडिएट बिटवीन स्टेम एंड रूट। ये स्टेम से निकलती है और रूट इससे निकलती है। हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ना ही स्टेम में और ना ही रूट में। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके साथ मैं ना 2 टर्म्स और बोलने लगा हूं। एक तो ये होगी ना राइजोफोर, एक हमने पढ़ा है राइजोइड, और एक हमने पढ़ी है राइजोम। अब ये 3 टर्म्स हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। राइजोइड होता है रूट लाइट स्ट्रक्चर, रूट की जगह। राइजोम होती है अंडरग्राउंड स्टेम। और अब तीसरी टर्म हमने पढ़ ली राइजोफोर, ये होती है जनाबे अली एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन स्टेम एंड रूट। तो मेरा ख्याल है आपको समझ लग गई होगी। एक रूट लाइक, एक अंडरग्राउंड स्टेम, और एक इंटरमीडिएट बिटवीन स्टेम एंड रूट। अच्छा, इसकी रूट्स इंटरमीडिएट एडवेंटिशियस होती हैं और राइजोफोर से निकलती, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। स्लैजिनेला के अंदर 2 तरह के लीव होते हैं जी, कुछ लीव स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। आपको पता ही होगा, स्मॉल वो माइक्रोफिल्स, लार्ज मेगाफिल्स, और ये स्पोरोफिल्स होते हैं, यानी इनके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं। तो ये देखिए, ये मेन स्टेम है जो हॉरिजेंटल पार्ट है, इससे नीचे को देखेंगे आप तो ये राइजोफोर निकल रहा है, और राइजोफोर से आगे जो है वो रूट निकल रही है। दिस इज बेसिकली अ कलर्ड स्ट्रक्चर। इसको देख लीजिए डायग्राम को। ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, नहीं ये नहीं है, तो इसमें तो स्पोरेंजिया नहीं दिखाए हुए। हम फर्ज कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लीव्स के ऊपर उनकी टर्मिनल पे, उनकी टिप्स पे जो है वो स्पोरेंजिया लगते हैं। रिप्रोडक्शन जी, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ना जी, वो 2-3 तरह से होती है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस बाजुकात निकल आती हैं, जो प्रोस्टेट रूट है, स्टेम है, उससे ट्यूबर्स बन सकते हैं ना। देयर इज अ न्यू मेथड जो हमने पहले नहीं पढ़ा कहीं भी ट्रीडोफाइट्स में, दैट इज रेस्टिंग बर्ड्स सराउंडेड बाय द लीव्स। बाजुकात स्लैजिनेला में क्या होता है कि कुछ बर्ड्स बनती हैं लीव्स वाले पोर्शन में, और वो रेस्टिंग फेज में चली जाती हैं और लीव्स उनको सराउंड कर लेते हैं। नाउ आफ्टर सराउंडिंग, वो अगर जब उनका अनफेवरेबल टाइम पीरियड पास हो जाता है, तो फिर वो बर्ड्स जर्मिनेट करती हैं और जो है स्लैजिनेला वो दोबारा से बन जाता है जी। एसेक्सो रिप्रोडक्शन पे आ गए हम। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हेट्रोस्पोरस होगी ये जो स्पीशी है, ये जो जीनस है, 2 तरह के स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। नाउ हियर इज अ टर्म, स्पोरेंजियम इज टेकियोस्पोरस, ये मैं कल बात कर चुका हूं। अगर स्पोरेंजियम एक्साइल ऑफ लीव्स के ऊपर बने, यानी 2 लीव्स के दरमियान बने, तो उसको हम स्टेकियोस्पोरस कहते हैं। ठीक है जी, ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब यहां से
यहाँ से ये जो अगली लाइन लिखी हुई है, स्पोर इज नेवर रिलीज्ड, यहाँ से हमारी एवोल्यूशन ऑफ सीड स्टार्ट हो रही है। आप समझिएगा बात को कि नॉर्मली क्या होता है जब स्पोरोफाइट यहाँ से पीछे पीछे, यहाँ से पीछे पीछे क्या हो रहा था, स्पोर बनता था, स्पोर हवा के थ्रू डिस्पर्स होता था, सबस्ट्रेट पे जाके गिरता था और गैमेटोफाइट बनती थी। ऐसे ही होता था ना जी। अब क्या होना है, नाउ हियर इन स्लेजिनेला देयर इज एन एवोल्यूशनरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज अ डेवलपमेंट, देयर इज एवोल्यूशन। और वो एवोल्यूशन क्या है, स्पोर इज नेवर रिलीज्ड फ्रॉम स्पोरोफाइट, स्पोर स्पोरोफाइट से रिलीज नहीं होता, बल्कि गैमेटोफाइट डेवलप्स ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर ही गैमेटोफाइट बनना शुरू हो जाता है। देखिए आ गई ना एवोल्यूशन, क्या हो रहा था, स्पोरोफाइट से स्पोर जा रहे थे हवा के थ्रू, कहीं गिर रहे थे, वहां गैमेटोफाइट बन रही थी। सो इनिशियल जनरेशन जो प्लांट की बन रही थी बिफोर स्लेजिनेला दैट वाज गैमेटोफाइट, और फिर गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट लग रहा था। बट हियर द केसेस हैव बीन चेंज्ड, यहाँ गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर ही बनना शुरू हो गई है। चलो जी, मान लिया बनती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर होंगे। अच्छा, एक और पॉइंट है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर काफी सारे होते हैं और मेगास्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ 4 मेगास्पोर होते हैं। चले, तो स्पोरोफाइट के ऊपर ही माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमीट में कन्वर्ट हो जाए, मेल गैमीटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमीटोफाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। नाउ दिस इज द स्टार्ट, नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ सीड फॉर्मेशन। मेल फीमेल गैमेटोफाइट बन गई स्पोरोफाइट के ऊपर ही। अच्छा, मान लिया बन गई, अब क्या होगा, अब होगी सेक्सो रिप्रोडक्शन। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर ही वो स्पोर की वाल के अंदर ही अपने अपने एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनाएंगे जी। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जब बनेंगे तो वहां पे होगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगी तो वो स्पोर प्रोड्यूस हो जाएगा। स्पोरोफाइट के ऊपर ही हो रहा है सब कुछ, याद रखिएगा। हो गया ओवोस्पोर प्रोड्यूस, ओवोस्पोर कन्वर्ट होगा जी एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो भी मेगास्पोर के अंदर ही डेवलप करना शुरू कर देगा। अभी आप लोग तो ये समझ रहे होंगे सारे कि ये तो सारा वही हमारे सीड प्लांट्स वाला प्रोसेस हो रहा है ना। एग्जैक्टली, नाउ दिस इज एक्चुअली द सीड हैबिट, कि एम्ब्रियो भी मेगास्पोर के अंदर ही प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है, डेवलप होना शुरू हो गया है। लेकिन लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्लेजिनेला इज एन अप्रोच टू सीड हैबिट। स्लेजिनेला में सीड बनता नहीं है, अगर सीड बनता होता तो फिर तो हम इसको उठा के जिम्नोस्पर्म्स में डाल देते ना। तो ये उसने हैबिट शो की है, सीड बनता नहीं है। कुछ करेक्टर अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, वो सारे देख के आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि हाँ यार सीड बन रहा है, लेकिन बनता नहीं है। एम्ब्रियो अपनी थोड़ी सी डेवलपमेंट के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद यहाँ से रिलीज हो जाता है और फिर कहीं और जाके गिरता है, और वहां से जो है वो स्पोरोफाइट बनना शुरू हो जाती है। अभी यहाँ पर एक डिफरेंस है सीड का, आपने पढ़ा हुआ है जनाब अली कि सीड के गिर्द इंटेगुमेंट्स होते हैं। यहाँ जो है ना स्लेजिनेला, इसमें एम्ब्रियो के गिर्द कोई प्रोटेक्टिव लेयर, कोई इंटेगुमेंट, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो इसलिए हम ना इसको सीड में कन्वर्ट, सीड वाले प्लांट्स में कंसीडर नहीं करते। आखिरी टॉपिक हमारा, अच्छा ये लाइफ साइकिल आ गया, इसको देख लीजिएगा। चले, ये हमारा आखिरी टॉपिक आज का, एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट ऑफ स्लेजिनेला। सो दो तीन बातें मैंने पहले लिखी हैं जो कि इसकी फेवर में है कि ये सीड हैबिट की तरफ गया, कैसे गया। पहली बात तो ये कि प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑल टेक्स प्लेस ऑन स्पोरोफाइट। ये सारा कुछ स्पोरोफाइट में हो रहा है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर ही बन रही है। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसकी सीड हैबिट की तरफ। दूसरा हेट्रोस्पोरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको कहा था जहां से हेट्रोस्पोरी शुरू हुई वहां से सीड बनना शुरू हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, मेगास्पोर हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर्ड। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात हुई कि स्लेजिनेला के मेगास्पोर ने फूड को स्टोर करना शुरू कर दिया अपने अंदर। आखिरी बात दी, इसने सीड क्यों नहीं बनाया, क्यों, आखिर क्यों, वाई। इसने सीड इसलिए नहीं बनाया कि एक तो इसके अंदर प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट नहीं बना, जो कि सीड के अंदर होता है, आपको पता है सीड की वॉल होती है, सीड कोड जिसको कहते हैं। दूसरी बात, इट इज नेसेसरी टू रिटेन मेगास्पोर परमानेंटली, बट इट इज नॉट परमानेंटली रिटेन्ड इन स्लेजिनेला। स्लेजिनेला में ये जो मेगास्पोर है बेचारा, ये परमानेंटली रिटेन नहीं होता,
ये कुछ अरसे के बाद रिलीज हो जाता है। अगर रिटेन होता जो एम्ब्रियो बना था हमारा, तो फिर चांसेस थे शायद कि बन जाता। आखिरी पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर शुड बी अ रेस्टिंग पीरियड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो बट इट इज लैकिंग इन स्लेजिनेला। आप लोगों को सीड के बारे में पता है कि जैसे ही सीड बनता है फौरन नहीं उग जाता, उसको एक रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है, उसके बाद वो उगता है। तो ये रेस्टिंग पीरियड क्योंकि स्लेजिनेला में नहीं था, स्लेजिनेला ने इसको अडेप्ट नहीं किया, सो दैट वाज द रीजन कि स्लेजिनेला ने सीड नहीं बनाया। अब हम चलेंगे जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर इंशाल्लाह अज़वजल, और जिम्नोस्पर्म्स में हम देखेंगे कि वहाँ रेस्टिंग पीरियड भी आ गया है, वहाँ मेगास्पोर परमानेंटली रिटेन भी हो गया है, और वहाँ प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट भी बन गया है। So this was all about the Tridophytes. I hope you guys, not guys. I hope you guys would have enjoyed and understood every bit of this lecture. आपको कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। मैं इसको YouTube पे अपलोड करने लगा हूँ। सारे लोग जो सुन रहे हो वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अब ये कोई कहने वाली बात है भला? तो करके फिर इंशाल्लाह हमारा जो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ट्रीडोफाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू टू बी हियर, फॉर बीइंग हियर एंड लिसनिंग मी वेरी केयरफुली एंड वेरी पैशनेटली। थैंक यू सो मच। सी यू लेटर। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।